हो गया ये। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका 10th में इसके बारे में कुछ आपने जाना नहीं है, ठीक है। सबसे पहली शुरुआत हम करेंगे बेटा एंगल से। अब तक जो हमने एंगल डिफाइन किया था वो एंगल आपके लिए कैसे डिफाइन था? एंगल को कैसे डिफाइन करते थे हम लोग? हाँ बेटा, एंगल कैसे डिफाइन होता था? एक पॉइंट है जिसमें से दो रे निकल गए, तो ये हो गया इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल और ये हो गया एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल। इसको आप नाम कैसे देते थे? इसको आप बोलते थे एंगल ए ओ बी, या फिर एंगल बी ओ ए, या फिर बोलते थे एंगल ओ, ठीक है। अब ये जो एंगल का कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ रखा है ये ठीक है 10वीं तक। अब यहाँ से आगे, हाँ बेटा ध्यान दो, ये बाद में लिख लेना, ध्यान दीजिए। ये जो एंगल का कॉन्सेप्ट है आपने शुरुआत में पढ़ रखा है। अब जो एंगल हम समझने वाले हैं वो एंगल होगा रोटेशन ऑफ रे की वजह से बनने वाला। मतलब क्या, मेरे पास प्लेन के अंदर एक रे रहेगा जिसको मैं रोटेट करूंगा। अब इसको रोटेट करने के दो तरीके मेरे पास। एक तो मैं इसको इस दिशा में रोटेट कर सकता हूँ या फिर इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको इस वाले डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ तो इसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या कहेंगे इसको? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और इसको अगर रे को इस दिशा में करूंगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ये रे अगर रोटेट होके कहीं पहुंच जाता है, जैसे मान लो यहाँ तक चला गया, तो जो एंगल बनेगा, मान लो उसको मैंने थीटा बोल दिया, तो इसका मेजरमेंट आपको पॉजिटिव लेना है। जब आपका रे रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो अब आप इनिशियल पोजीशन क्या है रे का, यहाँ पर रे बैठा हुआ है। अब ये रोटेट हो गया ऐसे, यहाँ पर पॉइंट फिक्स कर दिया आपने और इस रे को रोटेट कर दिया और यहाँ पर लाके रुका दिया। तो अब आपका जो ये एंगल बन चुका है जिसको मैंने थीटा बोला है, इसका मेजरमेंट थीटा है, ये जो एंगल बना है, तो ये क्यों कैसे बना है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस रे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इनिशियली आपका रे कहां पर था? यहाँ पर था, और कहां पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो शुरुआत जहां से हुई उसको क्या कहा जाएगा? उस एंगल का इनिशियल आर्म, ठीक है। ये हो गया इनिशियल आर्म। और कहां जाके पहुंच गया? यहाँ पर पहुंच गया, तो ये हो गया टर्मिनल आर्म। मतलब रे ने घूमना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कहां जाके रुका? जहां पर भी जाके रुका वो हो गया उसका टर्मिनल आर्म। किसका? उस एंगल का। ये जो यहाँ पर एंगल बना है जिसका मेजरमेंट थीटा हमने बोल रखा है, कुछ भी होगा 40 60 जो भी है, तो ये जो एंगल बना है, चलिए इसको नाम देते हैं। इस इनिशियल आर्म पर एक पॉइंट ले लिया, जहां पर एंगल बना है वहां पर एक, और टर्मिनल आर्म पर एक पॉइंट ले लिया। अब क्योंकि ये एंगल बना है रोटेशन ऑफ रे की वजह से, तो इसको नाम देने का खास तरीका होता है। क्या होता है? पहले आप इनिशियल आर्म के ऊपर के दो लेटर्स लेते हो, तो क्या लेंगे आप? ए ओ, और फिर आप लेंगे ओ बी। मतलब क्या लिखना रहेगा? सिर्फ बी। तो आपने एओ भी बोल दिया। अब यहाँ पर आप एक डिजाइन निकालेंगे इस तरीके का। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्टेड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहाँ पर ये वाला आर्क डाल दिया था क्या? नहीं, यहाँ पर डाला है। तो ये एंगल जो होता है इसमें एओबी और बीओए एक ही एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एंगल होता है एओबी, जिसके अंदर पहले दो लेटर से बनने वाला होता है इनिशियल आर्म और दूसरे दो लेटर से बनने वाला होता है टर्मिनल आर्म। तो ये आपको नाम बताता है कि शुरुआत आपने एओ से की थी और ओबी तक पहुंचे थे। बात समझ रहे हो? शुरुआत आपने कहां से की? एओ से, और पहुंचे कहां पर? ओबी तक। अब अगर मान लो कि मैं इसी के अंदर ओबी को घुमाता हूं मैं इस तरीके से, और मैं एंगल लिखता हूं बेटा, एंगल डायरेक्टेड एंगल मैंने लिखा बीओसी। मैंने क्या लिखा? डायरेक्ट एंगल बीओसी। इसका मतलब क्या हुआ? बीओ जो है, बीओ मतलब ओबी जो है वो इनिशियल आर्म है। ये रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर आकर पहुंच गया और इसने इतने डिग्री का एंगल बनाया है। तो टर्मिनल आर्म क्या है इसके अंदर? ओसी है। तो आप मुझे बताइए, जो मैंने डायरेक्टेड एंगल एओ भी लिखा है और अगर मैं यहाँ पर बीओए लिखता हूँ, तो क्या इन दोनों को मैं सेम बोल सकता हूँ? इसको सेम बोला जा सकता है क्या? बात को समझिए। अगर जब मैं एओ भी बोल रहा हूँ तब इनिशियल आर्म कौन है? एओ, और टर्मिनल आर्म कौन है? ओबी। तो रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं एंगल बीओए बोल रहा हूँ तो बीओ क्या है? इनिशियल आर्म है। और अगर मुझे ओए तक पहुंचना है तो मुझे ऐसे घूमना पड़ेगा, मतलब मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहेगा, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रे का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो एंगल जो होता है वो हम लोग नेगेटिव में मेजर करते हैं। सारी बात समझ में? तो एंगल एओबी एंड एंगल बीओए, these two angles are not same.
क्योंकि एक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने की वजह से बना हुआ और दूसरा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने की वजह से बना हुआ एंगल। ठीक है, तो ऐसे जो रोटेशन ऑफ रे की वजह से जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड एंगल। सर फिर से एक बार रिपीट करो ना। हाँ बेटा, अभी देखो आगे आएगा, रिपीट हो जाएगा फिर से। ठीक है, ओके सर। हो जाएगा फिर से। देखिए क्या देखा हमने कि मेरे पास एक रे था, उसको मैं या तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ या फिर नीचे वाले डायरेक्शन में। अगर ऐसे जाता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा, ऐसे जाता हूँ तो क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो जो भी एंगल का मेजरमेंट आएगा उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूँ तो जो भी एंगल का मेजरमेंट आएगा वो नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो आगे जाके अगर आपको ऐसे बोलता है कोई कि -30 डिग्री का एंगल है, तो आपको क्या समझना है कि रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। सारी बात समझ में? तो यहाँ से आगे आपको नेगेटिव एंगल भी दिखाई देंगे, अब तक सिर्फ पॉजिटिव एंगल ही देखे थे आपने। सारी बात समझ में? हाँ, तो सबसे पहला जो हमने आज देखा है पॉइंट वो है डायरेक्टेड एंगल का। तो डायरेक्टेड एंगल इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे लिए सारे एंगल्स इसके बाद डायरेक्टेड ही रहेंगे, तो हम ये देने का, ये जो आर्क लिखा हुआ रहता है, ये ना भी दे तो भी चल जाता है। ठीक है, सिर्फ मैं एंगल एओ भी कहूंगा तो भी आपको क्या समझना है कि मैं डायरेक्टेड एंगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एंगल देखने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्टेड एंगल का सिंपली मीनिंग क्या होता है बेटा? डायरेक्टेड एंगल मतलब ऐसा एंगल नहीं कि जो पॉइंट में से निकलने वाले दो रे से बना हुआ है। डायरेक्टेड एंगल मतलब ऐसा एंगल है कि प्लेन के अंदर कहीं पर भी एक रे पड़ा हुआ है, उस रे को आपने रोटेट किया इधर इन एंटी क्लॉकवाइज और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लेन के अंदर एक रे पड़ा हुआ है, इसको आपने घुमा दिया, यहाँ पर लाके रख दिया, तो जो एंगल बना वो हो गया डायरेक्टेड एंगल। बस इसको नाम कैसे देना है, जहां से स्टार्ट किया वो पहले आएगा, जैसे ओ ए पहले आ गया और इसके ऊपर कहीं पर भी दूसरा नाम दिया तो वो भी बाद में आएगा, मतलब एंगल का नाम हो जाएगा एओपी। तो नाम से आप पहचान सकते हो कि ये इनिशियल आर्म है या टर्मिनल आर्म है। सारी बात समझ में? ठीक है, समझ में आया डायरेक्ट एंगल की? हाँ, तो ये डायरेक्टेड एंगल है। आप बेटा डायरेक्टेड एंगल अगर समझ गए हो तो इसके बाद में इसको हटा देते हैं। ये फंडामेंटल एंगल जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है 10th में। हाँ बेटा, नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, दो तरीके से एंगल को मेजर किया जाता है जो हम हमारे लिए जो जरूरत है। एक होता है डिग्री वाला मेजरमेंट और दूसरा होता है रेडियन वाला मेजरमेंट। ठीक है, ये एडा आप इसकर हाँ इकडे जा रे, एक दे जाऊ दे, हाँ इकडेच द्या, इकडे बघ इकडे बघ। एक होता है डिग्री वाला मेजरमेंट, चांगला गेम खेळत बसले, डिग्री मेजरमेंट। दूसरा होता है रेडियन मेजरमेंट। हाँ बेटा, एंगल को मेजर करना है अभी। एंगल को मेजर करना है तो कैसे मेजर किया जा सकता है? एक तो डिग्री मेजरमेंट जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, आपको पता है 60 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बोलते हो ना आप ऐसा। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल निकाला, इस ट्रायंगल में इसका मेजरमेंट है मान लो 45 डिग्री का। इसका मतलब क्या होता है? 45 डिग्री का एंगल, इसका मतलब होता है कि जहां पर एंगल बना है उसको सेंटर मान के आप एक सर्कल निकालो, छोटा बड़ा जैसा आपको कन्वीनियंट है। अब इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट में से 45 पार्ट्स इसके अंदर फंसे हुए हैं, ये हम लोग कहते हैं। सारी बात समझ में? हमने 1 डिग्री को कैसे डिफाइन किया है? हमने 1 डिग्री को डिफाइन ऐसे किया है कि हमने एक सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से एक पार्ट जो उसको 1 डिग्री जितना बोला है, इतने अमाउंट को हमने 1 डिग्री बोला है। तो जब मैं किसी ट्रायंगल में 45 डिग्री का एंगल बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? उस वर्टेक्स पे सेंटर मान के एक सर्कल निकालिए, तो इस सर्कल के जो 360 इक्वल पार्ट होंगे उसमें से 45 पार्ट इसके अंदर फंसे हुए हैं। जब मैं कहता हूँ कोई एंगल 90 डिग्री का है, हाँ बेटा, हेलो, जब मैं कहता हूँ कोई एंगल 90 डिग्री का तो इसका मतलब क्या होता है? इसको सेंटर मान के आप यहाँ एक सर्कल निकालिए, तो सर्कल के जो 360 इक्वल पार्ट है उसमें से 90 यहाँ पर फंसे हुए। आ रही बात समझ में? तो ये डिग्री मेजरमेंट था जो हमने देखा था आज तक। ठीक है, ये डिग्री मेजरमेंट था। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कितने डिग्री का एंगल है, आपको पता है कि इतने का मेजरमेंट होता है। 1 डिग्री मतलब छोटा सा एंगल। बात है कि रेडियन को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो रेडियन मेजरमेंट में डेफिनेशन कहता है इसको,
ठीक है, एंगल का रेडियन मेजर। तो कोई भी एक एंगल आपके पास है, कोई भी एक स्टैंडर्ड एंगल आपके पास है, कोई भी एक एंगल, सॉरी स्टैंडर्ड डायरेक्ट एंगल आपके पास है, हाँ डायरेक्ट एंगल आपके पास है, तो करना क्या है बेटा आपको, इसको मेजर करना है रेडियन में। तो डिफाइन कैसे किया है, हाँ बताइए, पता है आपको? नहीं पता? लेंथ ऑफ सीरीज का है ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये क्या होगा बेटा, रेडियन मेजरमेंट। मतलब जो भी आपको एंगल मेजर करना है, ठीक है, तो उस एंगल से रिलेटेड लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, मतलब उतने रेडियन का एंगल हो गया। हाँ आ जाओ। अब ये जो लिखा है ये ऐसे तो नहीं समझेगा, ठीक है, इसलिए थोड़ी मेहनत करो। एक्चुअल में रेडियन मेजरमेंट जो जिस तरीके से डिफाइन किया उससे हमें क्या समझना है। जैसे मान लो मेरे पास एक एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। अब इस ये जो एंगल है कितने रेडियन का है ये मुझे मेजर करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो अगेन ये वर्टेक्स है, ये इसको मैं सेंटर मानूंगा जहां पर एंगल बना है, और एक सर्कल निकालो जितना मर्जी आपका हो, ठीक है, इसको सेंटर मान के हम लोग ये, ठीक है, ये हमने सर्कल। हाँ बेटा पीछे बैठो, सोने वाली पोजीशन में मत बैठो, ठीक है, हाँ जल्दी नींद आ जाती थी वहां पर भी। अभी मैं लेक्चर लेकर 4-5 बच्चे उठा रहा था मैं, ठीक है, हाँ तो बीच बीच में उठाना पड़ता है, शांत रहे। तो बेटा ये आपने क्या किया, इस एंगल को मेजर करना है, तो जहां जिस भी वर्टेक्स पर एंगल बना हुआ है तो आप क्या कर रहे हो, वहां पर सर्कल निकाल रहे हो। अब आप देखिए इस सर्कल का कुछ हिस्सा एंगल के इंटीरियर में फंसा हुआ है, दिख रहा है फंसा हुआ, कौन सा, ये वाला हिस्सा एंगल के इंटीरियर में फंसा हुआ है कि नहीं, तो इसको क्या कहेंगे आप, दिस इज व्हाट आर्क ऑफ सर्कल। सर्कल ये सर्कल है मेरा वाला सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल ये क्या है बेटा, आर्क सर्कल के पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, आर्क, ठीक है। तो ये जो आर्क ऑफ सर्कल फंसा हुआ है और इस सर्कल का रेडियस क्या है, ये है, तो अगर इसके लेंथ को मैं L कहता हूं और रेडियस का मेजरमेंट मैंने R1 बोल दिया, तो ये कितने रेडियन का एंगल हो गया, तो L अपॉन R1 रेडियन का, इसका मेजर कितना हो गया, L अपॉन R1, ऐसा उसका डेफिनेशन, समझ रहे हो बात को। तो 1 रेडियन कब मिलेगा आपको, जब ये लेंथ और रेडियस सेम हो जाएगा, समझ लो बात को क्या कि। अच्छा यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है बहुत से लोगों को कि ये जो आपने सर्कल निकाला है, तो आप कोई बच्चा छोटा भी सर्कल निकाल सकते हैं, कोई बड़ा भी निकाल सकता है, तो क्या उससे रेडियन के मेजरमेंट में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है बेटा, देखो अगर मान लो यही आपने सर्कल बना लिया तो एंगल तो वही है अभी भी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला आर्क समझा जाएगा, ये आर्क और ये नहीं, तो ये जो रेशो है ये सेम होता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो सेम सिमिलर ट्रायंगल्स को फॉर्म करता है। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, रेशो ऑफ द साइड्स इक्वल होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, एंगल्स इक्वल होते हैं, रेशो ऑफ द साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। हां तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एंगल सर्कल कितना बड़ा है छोटा लेते हो, समझ आ रही बात बेटा, चक्की नहीं लेनी, रेडियन मेजरमेंट समझ रहे हो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर मुझे यहाँ पर 1 रेडियन जितना एंगल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस को इक्वल बना दूं। अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस सेम बन जाए तो 1 रेडियन मिल जाएगा ना। अरे भाई मुझे बताओ ये जो एंगल खींच रहे हैं हम लोग, इसका मेजरमेंट रेडियन में कैसे आ रहा है, एंगल के अंदर फंसा हुआ सर्कल का पार्ट डिवाइडेड बाय रेडियस है, दोनों सेम हो गए तो 1 बन जाएगा ना अपने आप। ये अभी L/R1 रेडियन है ना, L/R1 रेडियन है इसका मेजरमेंट। अब मान लो कि मेरे पास एक ऐसा एंगल है, एक ऐसा एंगल है, ये ऐसा, जितना ये है उतना ये है। अगर ये इसका लेंथ r है तो ये भी r ही तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, R/R मतलब 1 रेडियन हो जाएगा। हमारी बात समझ में, तो सवाल पैदा होता है कि क्या हम रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं और डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
देखिए अब 1 रेडियन मतलब दिखाई दे रहा है हमें अप्रोक्सीमेटली इतना बड़ा मुंह खुला हुआ रहता है 1 रेडियन में, और 1 डिग्री में कितना छोटा होता है, बिल्कुल खुलता भी नहीं है, ऐसे होता है ना। 1 डिग्री एंगल बहुत छोटा होता है और 1 रेडियन कितना इतना है, देखो ये 1 रेडियन, इसमें तो काफी सारी डिग्री बैठ जाएंगी, बैठेगी नहीं, मतलब 1 रेडियन ही बहुत बड़ा एंगल है 1 डिग्री में होता है। इसको याद रखिए, 1 रेडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज का मतलब कि बहुत बड़ा होता है, 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, 1 रेडियन बहुत बड़ा एंगल है, समझते हैं क्या तुम्हारा, ये 1 रेडियन दिखाई दे रहा है क्या आपको, देखो 1 रेडियन मतलब क्या है, आर्क का लेंथ जितना है उतना रेडियस का लेंथ होना चाहिए, तो ये कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना बेटा, ये 1 डिग्री से तो बड़ा ही दिख रहा है, ये ऐसे ही दिखने में दिख रहा है, कहते क्या। अब आप मुझे बताइए, अगर ये आर्क है तो ये क्या पूरा सर्कल की आर्क नहीं हो सकता, इस पूरे सर्कल को अगर आर्क बोलता हूँ तो एंगल कितनी डिग्री का बन रहा होगा, घूम के फिर से यहाँ पर आ जाएगा, मतलब डिग्रीज में कितना बनेगा 360 का, लेकिन मुझे अगर उसको रेडियन में देखना है तो देखो मुझे ना पता है कि एंगल डिग्री कितना है, ये 360 डिग्री का है डिग्री के अंदर, लेकिन अगर मुझे इसका रेडियन में मेजरमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, रेडियन में मेजरमेंट कैसे होगा बेटा, लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पर तो पूरा का पूरा सर्कल ही आर्क बना रखा है, उसका लेंथ कितना होता है, लेंथ ऑफ सर्कल कितना होता है, यार इसके पास सर्कल फर्क बोलते हो, लेंथ पूरा सर्कल ले रहे हैं ना, तो 2 पाई आर, और उस सर्कल का अगर आर मैंने रेडियस को बोला है, उस सर्कल का रेडियस क्या हो गया आर, आर उधर है, उधर है 360 डिग्री पर 2 पाई रेडियन, बस ये एक धागा मिला है, इसको पकड़ के पूरा कपड़ा बिल्कुल बनाना है, इसको हटा दूं, मुझे क्या मिला 360 डिग्री तो 2 पाई रेडियन मिला है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, इसका मैं डिग्री और डिग्री का रेडियन और रेडियन का डिग्री का कन्वर्जन देखना है, तो अगर मेरे पास 360 डिग्री इज नथिंग बट 2 पाई रेडियन है और मुझे 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन ये फाइंड आउट करना है, तो क्या इसमें से मैं यूनिट को अलग कर सकता हूँ, 1 डिग्री इनटू 360, मैग्नीट्यूड को हटा दिया मैंने और यूनिट को हटा दिया, 1 डिग्री इनटू 360 का मैंने, दिस इज नथिंग बट 2 पाई रेडियन। अब मुझे क्या चाहिए, 1 डिग्री मतलब हाउ मच रेडियन चाहिए, तो मैं इस वाले को उधर भेज देता हूँ, अब ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नंबर है सिर्फ, तो अगर ये उधर जाएगा तो उसमें समा जाएगा, मतलब मेरे पास क्या रहेगा 1 डिग्री 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, बोल सकता हूँ क्या, 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, मतलब अगर मुझे डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, आगे बात समझिए। तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल है हमारे पास, उनको हम रेडियन में कन्वर्ट करके और उसको आप 2 साल के लिए याद रखिए, ठीक है। अब पहला है 0 डिग्री, इसका रेडियन में कन्वर्जन क्या होगा बेटा, 0 into पाई बाय 180 तो 0, तो 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, 30 डिग्री, 30 डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन करना कैसे करेंगे, 30 into पाई बाय 180, 30 into पाई बाय 180 कितना होगा पाई बाय 6, इसका अगर मुझे 30 डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा पाई बाय 6 रेडियन, चलिए 45 डिग्री का किसी को पढ़ रखा है ना, अच्छी बात है, 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 पाई बाय 2, 91 180 पाई बाय 270 मैं मार्केट मध्ये आणखी तो तुम्हाला लिहिणार होता त्यातून एरर सुद्धा बघू मार्केट मध्ये आणि याचं किती असतं मेजरमेंट, आता हे रेडियनच्या डिग्री मध्ये जावं लागेल 120 तयार, ठीक आहे। तर एक लक्षात घ्या, मला सांगा पाय बाय 2 मध्ये किती, 90, त्याला 3 फेकून मारा म्हणजे किती झालं 270, किती झालं रे 3 पाय बाय 2 रेडियन, आणि नंतर 360 म्हणजे आपण पाय रेडियन, कमीत कमी एवढ्या डिग्रीचं रेडियन मध्ये पाहिजे असणं आवश्यक, कम से कम इतने डिग्री का रेडियन में बताना, फिर 120 है 150 है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 120 डिग्री का रेडियन कितना होता है, अगर आपको देखना है 120 का 120 मतलब 2
ये बोल रहा है साइकिल वाला ठीक है। इसमें और उसमें कंफ्यूज होते हैं। ये जो पीछे बैठे हुए बच्चे ना याद तो कंफ्यूज एक साल हो गया लेकिन अभी कंफ्यूज ठीक है। हाँ तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, इसको आपको याद रखना है। परमानेंट याद रखिए कंफ्यूज कि डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन कैसे होता है। हाँ सॉरी आप लोगों को ठीक है चलो। तो बेटा डिग्री का रेडियन में हो गया, अब रेडियन का डिग्री में जाना है तो सेम स्ट्रेटजी रहेगी हमारा। जो हमारे पास ये था इसी को हम कैसे लिखेंगे 2 पाई रेडियन इज नथिंग बट 360 डिग्री हमें पता है ना। अब इसमें से यूनिट को अलग करेंगे, 1 रेडियन को हटा दिया बचा के 2 पाई दिस इज नथिंग बट 360 डिग्री। अब हमें 1 रेडियन का पता लगाना है कितने डिग्री होता है, 2 पाई को उधर भेज दिया तो 1 रेडियन 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। ये क्या हो जाएगा बेटा 180 बाय 5 डिग्री। तो रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या करना है 180 बाय 5 से। और उससे भी सिंपल मैं आपको जैसे आप यहां पे अगर मेरे पास 5/2 रेडियन है और मुझे देखना है कितने डिग्री का है, हमें पता है 90 का, लेकिन कन्वर्जन क्या है 180 बाय 5 से मल्टीप्लाई। तो जब भी आप रेडियन से उसमें जाते हो ना डिग्री में तो 180 बाय 5 से मल्टीप्लाई करना तो पाई अपने आप कटी हो जाता है। तो सिंपल है कि जब भी रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई की जगह सिंपल 180 रखो, पाई की जगह 180। जैसे मान लो 2 पाई बाय 3 मतलब कितने डिग्री का एंगल है देखना है, पाई की जगह 180 रखो हो जाएगा 120। तो रेडियन से डिग्री में जाना तो सीधा पाई की जगह 180 रखना और ज्यादा दिमाग नहीं रखना ठीक है। ये लिख लो ये लिखो आप ये ऐसा ये इसको ज्यादा भावने की जरूरत नहीं है। ये समझ जाए तो काफी आगे अपने को क्वेश्चन में इसका यूज करना है जो कि बहुत ट्रिवियल रहेगा ठीक है। तुम्हारे मजा तो लगी रे अरे फोटो मला काही नाही फोटो एवढं लांबून येईल का गाडा फक्त शायनिंग नका आणू झालं का आगे बोलो करेंगे ना अपन पहले इसको करके फिर आप नहीं आ रहे टाइम पास उसकी मजेदारी होता है काल पेपर में दिया तो के बोल जरा गाड़ी निकाल कर वो बड़ा चले तीन में को वापस कर इसलिए तो करें कितनी उड़ा हवा येती आवड़ा बात नहीं झालं का एवढा आटा सकतो
हो गया? हाँ? बात बाहर आगे मत अभी अभी हमने डायरेक्ट एंगल देखा था, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो बेसिक डेफिनेशन आपने देखे हैं, यहाँ से आगे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो आपको बेसिक डेफिनेशन पता है, उन्हीं डेफिनेशंस का यूज करके बस हम क्या करेंगे, अब उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है आपको, लेकिन के अंदर पॉइंट अगर है तो उसका कोऑर्डिनेट पता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप जानते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पहचानते हो ना। उसके अंदर पॉइंट अगर आता है प्लेन में कहीं पर, कोऑर्डिनेट्स कैसे दिए जाते हैं पता है आप लोगों को। अब बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमने देखा था एंगल, डायरेक्ट एंगल देखा था, तो उसके बाद एक आता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन, किसी भी एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में है ऐसा कब कहा जाता है, जब उस एक तो पहले तो डायरेक्ट एंगल होना चाहिए, फिर उसके बाद में जो उसका इनिशियल आर्म है उसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन देख सकते हैं। अगर आपका जो डायरेक्टेड एंगल है उसका शुरुआत पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से होता है और फिर वो कहीं पर भी जाकर रुकता है, तो जो भी एंगल बन रहा है उसको कहा जाएगा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। मतलब मेरे पास वो ये रे है, कहां पर वो लाइक किया हुआ है अभी, अभी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां से ये भाई साहब रोटेट होकर यहां पर आ, मान लो मैंने इसको बी बोल दिया, तो इसका नाम क्या होगा, डायरेक्टेड एंगल बीओ। इनिशियल आर्म है एओ, वो भी एक एंगल आर्म, लेकिन इनिशियल आर्म कहां पर है, शुरुआत कहां से हुई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हुई है, तो इसको हम कहेंगे दिस एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन क्यों, क्योंकि इस एंगल का इनिशियल आर्म पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अब अगर मान लो कि मेरे पास वो भी रे और मैं कुछ ऐसे रोटेट कर रहा हूं और मेरे पास एंगल है, एंगल डायरेक्ट एंगल बीओसी। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि बीओ इनिशियल आर्म है और ओसी टर्मिनल आर्म है, मतलब बीओ आपके पास था, ये रोटेट होकर यहां पर पहुंचा हुआ है, तो ये जो ओबी का पोजीशन है क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस पर, हां ये नहीं, मतलब कहीं भी था दूसरी जगह, लेकिन पॉजिटिव से स्टार्ट नहीं किया, तो दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड पोजीशन। दिस एंगल इज स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इज नॉट इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई ये दो से, हाँ नहीं नहीं समझे बेटा, समझा? अच्छा आप नहीं बोलते समझते, अपना अपना होता है, बोल उसका बोल तो बात दूसरी लेते। अच्छा एंगल इज स्टैंडर्ड पोजीशन समझ में आ गया। अब दूसरा आता है क्वाड्रेंटल एंगल, बस क्वाड्रेंटल एंगल दूसरा होता है, क्वाड्रेंटल एंगल लक्ष्य नेवर का है, देखिए क्वाड्रेंटल एंगल देखिए उसको। क्वाड्रेंटल एंगल के लिए पहले तो एंगल होना चाहिए कहां, ऐसे स्टैंडर्ड पोजीशन है, किसी भी स्टैंडर्ड पोजीशन के एंगल को क्वाड्रेंटल एंगल कब कहा जाता है, ऐसे डेफिनेशन स्टार्ट होगी। मतलब पहले तो आपके पास कौन सा एंगल होना चाहिए, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होना चाहिए। अब वो जो स्टैंडर्ड पोजीशन का एंगल है वो अगर मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सेटिस्फाई करता है तो क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए उस एंगल में कि उसका स्टैंडर्ड पोजीशन में तो इनिशियल आर्म कहां होगा, पॉजिटिव एक्सिस पर। स्टैंडर्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है तो इनिशियल आर्म ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस, लेकिन रुकेगा कहां, या तो यहां या फिर यहां या फिर यहां या फिर पूरा रुके यहां पर। मतलब टर्मिनल आर्म अगर किसी भी एक्सिस पर रुकता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो उसको कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। बात समझिए, स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घूम गए यहां से ऊपर, बीच में नहीं रुकना चाहिए, यहां रुके यहां रुके यहां रुके फिर यहां आके रुके, फिर वापस घूम के यहां जाए यहां जाए यहां जाए, बीच में रुक गया कि खेल कर, फिर हो गया सिर्फ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कहां रुकेगा टर्मिनल आर्म, एक्सिस पर।
चाहे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रुके, चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस, चाहे नेगेटिव वाई एक्सिस या अगेन पॉजिटिव, तो उसको कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्वाड्रेंटल एंगल का मेजर क्या होगा? 90 के मल्टीपल्स होंगे। पहला मल्टीपल होता है 0, घूमेगा ही नहीं, अपनी जगह पे बैठा रहेगा। दूसरा हो गया 90, तीसरा हो गया 180, मतलब एंड सो ऑन, मल्टीपल ऑफ 90, मल्टीपल ऑफ 90। तो 90 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। लास्ट को टर्मिनल एंगल, वो टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल, देखो को का मतलब क्या होता है? टर्मिनल दो एंगल है, उनका अगर टर्मिनल आर्म सेम है तो उसको कहा जाएगा को टर्मिनल। ऑब्वियसली उनका इनिशियल आर्म भी सेम होना चाहिए। मतलब आपके दो एंगल्स दिए हैं, उनका अगर इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम होता है तो उसको क्या कहेंगे? को टर्मिनल एंगल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, दो एंगल ऐसे कैसे हो सकते हैं इनिशियल और टर्मिनल सेम हो? जैसे मान लो आप पहली कंडीशन है ही साथ में कि वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में, मतलब स्टार्ट कहां से होना चाहिए? अब बेटा ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा क्योंकि यहाँ पे घूम के मान लो यहाँ पर चला है, ठीक है? तो 30 डिग्री का एंगल मान लो 30 डिग्री, ठीक है? पॉजिटिव 30 डिग्री। नाउ दिस इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इसके लिए को टर्मिनल एंगल क्या हो सकता है? देखो ऐसा एंगल मुझे बताइए जिसका इनिशियल आर्म भी यही हो और इसका टर्मिनल आर्म भी यही हो। हाँ बेटा कौन बोला? सही बोला 330 ना, लेकिन 330 कैसा? नेगेटिव, माइनस 330। देखो ये है इनिशियल आर्म और ये घूम के वो आगे यहीं पर आके रुके, बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाना पड़ा। अब मुझे बताइए मुझे एंटी क्लॉकवाइज में ही घुमाना है और आगे टर्मिनल आर्म वही लाना है, क्या करना है? करेक्ट, पूरा घूम के वापस वहीं पे आना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, पूरा चक्कर लगाया फिर वहां पे आके रुके, तो कितना होगा वो? 390 डिग्री। तो जो 30 डिग्री का एंगल है उसका को टर्मिनल एंगल है माइनस 330 माइनस 390, ये सारे एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल। क्यों? क्योंकि इन एंगल का इनिशियल और टर्मिनल सेम। क्या इतना ही हो सकता है सिर्फ? इसके बावजूद भी हो सकते हैं। और एक चक्कर लगाइए, फिर एक चक्कर लगाइए, लगाते रहिए, मिलते रहेंगे, ठीक है? तो को टर्मिनल एंगल काफी सारे हो सकते हैं। क्या इसको डेफिनेशन में रूपांतरित किया जाता है अल्जेब्रिक वे से? दो एंगल को जैसे हमने यहाँ पर बोला है तो क्वाड्रेंटल एंगल को क्या बोला हमने? मल्टीपल ऑफ 90। वैसे को टर्मिनल एंगल्स का डेफिनेशन, मतलब दो एंगल दिए हैं, उन दो एंगल्स को को टर्मिनल एंगल का पेयर है ऐसा हम बोल सकते हैं या नहीं? मतलब बोल तो सकते हैं लेकिन कैसे? तो डिफरेंस कैसे किया जाएगा? तो देखो बेटा, अगर दो एंगल्स आपको दिए हैं और उनका डिफरेंस अगर 360 का मल्टीपल आता है, याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, दो एंगल्स दिए हैं और उनका डिफरेंस 360 का मल्टीपल आता है तो उन दो एंगल्स को कोटर्मिनल एंगल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 30 और माइनस 330 ये कोटर्मिनल एंगल्स है ना? पता है ना हमें है। अब इनका डिफरेंस बताइए कितना आता है? इन दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री माइनस और माइनस 330, बड़े से छोटा सा किया तो कितना आएगा? 360 है ना? 360 का मल्टीपल दो चक्कर लगाए मान लो 720 हो गया, 720 में 30 आ गया तो 750, 750 भी है, ठीक है? तो ये 750 किसका को टर्मिनल है? 30 का, ठीक है? आप करके देख सकते हो 750 का और इसका डिफरेंस ले लो कितना आ रहा है? 729, ठीक है? 360 का मल्टीपल है कि नहीं? तो ये दोनों को टर्मिनल, ये दोनों को टर्मिनल, ये दोनों को टर्मिनल 90 माइनस 30, हमारी बात समझ में? इसका काम हमें करने वाला है क्योंकि हमें किस से बड़े एंगल्स पे sin cos tan इनके रेशियो की वैल्यूज निकालनी, ठीक है? इन तीन चीजों को ऐसे ही लिख लो ताकि आगे जाके आपको समझ में आएगा एंगल की सब्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं। ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये दो एंगल आपको बता देंगे कि बेसिक क्राइटेरिया क्या है एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन। ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ये नहीं है। क्वाड्रेंटल एंगल के लिए किसको बोला गया और कोटर्मिनल एंगल के लिए किसको बोला गया? तो इससे समझ में आ जाना चाहिए आपको डिफरेंस इसका मल्टीपल है।
इसी से संडे को आते हो जाते हो अभी ये वीक जाने तो जिनको भी लॉग आउट में दिक्कत है उनके लिए मैं नेक्स्ट वीक में करूँगा। Difference of two angles then these two angles are called co-terminal angles. Co-terminal angles. हुआ हुआ बेटा। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की तरफ अब जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से आगे की सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई है, ये भी उसके लिए जरूरी था। ठीक है, इसको इसको समझ लो अभी। ठीक है, इसको ध्यान दे दो अभी, यहाँ से आगे जो बता रहा हूँ। हुआ, देखो अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करना है हमें, हम लोग कैसे करने वाले, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से, मतलब जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, एक जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करने वाले। कैसे? अब हमने ये पढ़ रखा है कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है। अब मेरे पास एक एंगल है जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन में, मतलब ओए इनिशियल आर्म है, और मैं कहां पर पहुंचा हूं, यहाँ पर। ठीक है, एक कुछ ना कुछ मैंने ले लिया एंगल, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, बाकी बाद में बातें करेंगे उसकी। तो कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट आया है जिसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, ये जो थीटा बना है, इस थीटा के साइन कॉस टैन और बाकी बचे 3, सभी 6 रेशियोज के वैल्यू जानने। ठीक है, कैसे जानेंगे,
और वो भी जानने हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो ये जो आपका टर्मिनल आर्म है, इसके ऊपर मैं कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेता हूँ P, ठीक है, कहीं पर भी मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया P। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ना कुछ, जिसको हम बोलेंगे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। कोई ना कोई कोऑर्डिनेट है इसको, तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स बोलते हैं, वाई को वाई बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं। और यहां से हमने क्या किया बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आपको क्या मिला, राइट एंगल ट्रायंगल मिला। अब भाई साहब ये जो P है, ये O से कुछ दूरी पर तो दिखाई दे रहा है, कुछ तो दूरी है ना, तो क्या इस दूरी को हम लोग R यूनिट से डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको यूज कर रहे हैं। ये और ये डिस्टेंस कितना होगा, अब भी इक्वल है। थोड़ा छोटा किया तो सर्कल काढे थे पुन्हा, त्याच्यावर इक्वल म्हण रहा है। हे आपण याला नाव दिलं होतं ना, याला एम म्हणूया। मी काय विचारलं तुम्हाला, हे बघा आणि मला सांगा ओएम आणि पीएम चं डिस्टन्स किती आहे, उत्तर तुमच्या समोर आहे। आर स्क्वेअर, किती आर स्क्वेअर, हो हे ऐका, माझं हे म्हणणं आहे की हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स किती आहे, जे समोर दिसते त्याच्यावरून सांगा। काय रे ओएम मायनस एकदा सांगा बरं, ओएम मायनस ओए मायनस ओएम, ओके हा ठीक आहे, हा ओए मायनस एम, बरोबर आहे, बरोबर आहे, हे ठीक आहे मला। हा आता हे ठीक आहे की त्यांनी ओए मधून ओएम ला मायनस केलेलं आहे, पण मला हे नाही अपेक्षित, दुसरं सांगा। हा तेच सांगा ना, अरे तुझं नाव वाचायला ओएम, मीच म्हणतोय ओएमचं डिस्टन्स किती आहे, 12वी वाले सांगा, हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स किती आहे। नको तुम्हाला विचारतच नाही, तुम्हाला नाही आलं माझाच अपमान आहे। ते मला एक सांगा, ह्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट मी काय म्हटलं रे, हा एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट आहे, एखाद्या पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे काय असते, कुठून वाय ऍक्सिस पासून डिस्टन्स असतं ना, एक्स कोऑर्डिनेटला डिफाइन कसं करतो आपण, डिस्टन्स ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाय ऍक्सिस, मग याचं डिस्टन्स, याचा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स आहे, म्हणजे याचं वाय ऍक्सिस पासून डिस्टन्स किती आहे, एक्स आहे ना, म्हणजे हे डिस्टन्स किती झालं, कळतंय का, आणि हे डिस्टन्स किती झालं, लक्षात आलं। मग आता मला सांगा, तुमच्याकडे एक राईट अँगल ट्रायंगल आहे, ज्याच्यामध्ये बेसची लेंथ तुम्हाला माहिती आहे, हाईटची लेंथ माहिती, परपेंडिक्युलरची आणि हायपोटेन्स पण माहिती आहे, मग याचा साइन थीटा सांगा बरं जरा, साइन थीटा काय असेल, वाय अपॉन आर, आणि कॉस थीटा, लक्षात येते। आपण खूप मोठ्या गोष्टीकडे चाललेले आहेत आता, त्याच्यामुळे लक्षात नाही, आपण साइन थीटाला इन टर्म्स ऑफ वाय अपॉन आर लिहिलेलं आहे, तरी पण याच्यामध्ये आर अडथळा निर्माण करते, लक्षात घ्या। आपल्याला काय पाहिजे, आपल्याला प्युअर हा जो काही रोटेशन झालेला आहे थीटा डिग्रीचा, हे जे काही रोटेशन झालेलं आहे याच्या साइन रेशोची व्हॅल्यू पाहिजे फक्त आणि फक्त कोऑर्डिनेट्सच्या फॉर्म मध्ये, पॉइंटच्या कोऑर्डिनेट्सच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे, कळतंय। तुम्ही आर ला लिहू शकता ना, एक्स स्क्वेअर आपण वाय, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, पायथागोरस वापरून, म्हणजे पूर्ण साइन थीटा त्याच्याच रूपात येईल, पण त्याला आणखी सिम्प्लिफाय करू शकतो का आपण, आन्सर आहे हो, करू शकतो। कसं, हे पहा, वाय काय झालं रे, आर साइन थीटा, वाय म्हणजे काय झालं, आर साइन थीटा, एक्स म्हणजे काय झालं रे, आर कॉस थीटा, तर मी इथे लिहू का एक्सच्या जागेवर आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा लिहू का, लिहू शकतो की नाही, आर लिहू शकतो की नाही, आर कॉस थीटा आणि आर, ठीक आहे, पीचे कोऑर्डिनेट्स येते आता, जे की एक्स आणि वाय आहेत, कळते। आता मला सांगा,
हे जे काय आपण पी पॉईंट घेतलाय हा रॅन्डम चूज केलाय की नाही रे आपण टर्मिनल आर्मवर, तर काही नियम लावला त्याला इथंच घ्यायचा असाच घ्यायचा असाच आला पाहिजे असं काही म्हटलं का? एखाद्याला वाटलं इथे घेऊ शकतो, एखाद्याला वाटलं इथे घे, एखाद्याला वाटलं तिकडे कुठे घे, टर्मिनल आर्मर कुठेही घे, बरोबर आहे. म्हणजे त्याच्यामुळं आपल्या रेशोच्या व्हॅल्यू मध्ये फरक पडणार है क्या? उसके वजह से रेशो की वैल्यू में फर्क आएगा? नहीं आने वाला। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पर लेते हो तो जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वो इसको सिमिलर ही रहेगा, आगे लेते हो तो जो बनेगा तो भी इसको सिमिलर ही रहेगा, और सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियोज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बात समझ आ रही है? इसलिए टर्मिनल आर्म पर आप कहां पर पॉइंट लेते हो उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इस आर का वैल्यू 1 ले लूं तो क्या किसी को दिक्कत होगी? बात समझ रहे हो? 1 लेने का मतलब, 1 लेने का मतलब है कि मैं पी को ऐसे ले रहा हूं कि ओपी डिस्टेंस 1 यूनिट है, 1 यूनिट, नॉट सेंटीमीटर और एनीथिंग, जस्ट 1 यूनिट। समझ रहे हो बात को? अब बेटा इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, रेडियस कितना है मेरा? 1 यूनिट, सेंटर किसको माना है? ओरिजिन को। तो ऐसे सर्कल को कहा जाता है बेटा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ये यूनिट है, ये एन है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल हो गया ये। अब बात समझिए, सर्कल म्हणजे काय? सर्कल, सर्कल म्हणजे निव्वळ सर्कल, नुसतं सर्कल। यूनिट सर्कल म्हणजे काय? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट है, और स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल म्हणजे क्या? ऐसा यूनिट सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन के साथ मैच कर रहा है। आ रही बात समझ में? ओरिजिन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो एक्स और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही अगर सर्कल का सेंटर है और अगर रेडियस 1 यूनिट है तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, अब आप मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1। क्यों? रेडियस। ये डिस्टेंस कितना हो गया? दिख नहीं रहा लेकिन मान लीजिए, क्योंकि हमने इसको सर्कल माना है। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1। ये डिस्टेंस कितना हो गया? तो बेटा कोई मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताएगा? 1 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या? इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है ये? 1 यूनिट, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा? वाई कोऑर्डिनेट पर एक्स, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 1, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 0 -1। अभी अभी हमने देखा था, अब ये आर क्या हो चुका है? 1, आर 1 हो चुका है, तो इस कोऑर्डिनेट को मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ कॉस थीटा, और इसको, इसमें थीटा क्या होगा बेटा? रोटेशन, कितना रोटेट किया है वो वहां पर आएगा। अब मुझे आप बताइए इसका, ये किसका वैल्यू होगा? ये cos 0 का वैल्यू होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इनिशियल आर्म यहाँ पर है और रोटेशन कुछ भी नहीं हुआ, तो 0 डिग्री का रोटेशन, और पहला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस ऑफ दैट रोटेशन को। समझ आ रही बात? अरे मुझे बताइए, ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस थीटा। कॉस क्या है? कॉस थीटा। थीटा क्या है? रोटेशन है। टर्मिनल आर्म के ऊपर पॉइंट है आपका, तो रोटेशन कितना हो? थीटा डिग्री का। तो पहला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस रेशो को। दूसरा किसको कर रहा है? साइन ऑफ दैट रोटेशन। अब मुझे बताइए ये जो पॉइंट है ये कहां पर है? इसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पर है और टर्मिनल आर्म भी एक्स पर ही है, तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉस की वैल्यू को, लेकिन रोटेशन कितना है? 0, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो गया? और वैसे भी 1 ही होता है ना, और ये किसका हो गया? क्योंकि दूसरा कोऑर्डिनेट साइन को रिप्रेजेंट करता है, रोटेशन 0 था। अब आगे बढ़ते, रोटेशन हो गया 90 डिग्री, तो ये किसका वैल्यू होगा? पहला कोऑर्डिनेट कॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया कॉस ऑफ 90, और दूसरा कोऑर्डिनेट साइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन रोटेशन कितना है? तो ये हो गया साइन ऑफ 90। चेक करो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है कि नहीं। आगे बढ़ते, रोटेशन हो गया 180 डिग्री, पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है? कॉस का, तो कॉस ऑफ कितना आया वैल्यू? ये वैल्यू किसका है? साइन 180 का वैल्यू कितना आया? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? घूम गए और 270,
270, ये cos, this is cos 270 and this is, पूरा घूम के वापिस आ गए 360। तो ये किसका वैल्यू है? ये cos 360 का भी वैल्यू है और ये sin 360 का भी वैल्यू है। मतलब यहीं पर लिखता हूं मैं sin 360 और ये cos, फिर आप इसको cos 720 का भी वैल्यू बोल सकते हैं। अब इसको sin 720 का, समझ आ रही बात? घूमते जाओ, ठीक है। आपको क्वाड्रेंटल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैंने वैल्यूज बता दी है और ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिफाइन कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? y कोऑर्डिनेट है पॉइंट का और ये भी तो कोऑर्डिनेट ही है, x² + y²। r मतलब क्या? x² + y²। ये चला बोलूच नको रे तू, चला बोल नको, येडा झाला का तू यार, येडे। हाँ, ये समझ में आया आपको? तो क्या पढ़ा हमने? पहले ही पता था हमें 0 और 90 के लिए वैल्यूज क्या है sin cos की। मुझे बताओ 180 के लिए क्या वैल्यू आ गया अभी? हे लक्षात नाही ठेवता येणार तुम्हाला असं? 1 0 0 1 -1 0 0 -1, पहिला म्हणजे cos, दूसरा म्हणजे sin। किती घुमला? 90, cos 90। किती घुमला रे? 180, cos 180। किती घुमला रे? 270, cos 270। किती घुमला रे? 360, cos 360। दूसरा कोऑर्डिनेट sin, सोपं आहे ना? मग cos 180 cos 270 sin 180 sin 270 भेटले म्हणजे बाकी रेशो भेटले। सांगा मला tan 180 काढता येईल का नाही? tan 180 म्हणजे काय? sin 180 बाय cos 180। sin 180 का 0, याद से 0 हुई, 0 बाय एनीथिंग इज 0। आएगी बात समझ में? ये समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। अब बात करते हैं, इसी से बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हमें पता चल चुका है अभी अभी हमें क्या पता चला? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चली? सब लोग मेरी तरफ देखो, क्या पता चला सबसे इंपॉर्टेंट? कि किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? कॉस रेशो का वैल्यू होता है विद दैट रोटेशन। वो जो पॉइंट जिस भी टर्मिनल आर्म पर है, जितना भी रोटेट हुआ है, कॉस ऑफ दैट रोटेशन। ये राइट लक्षात। और किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या? साइन ऑफ दैट रोटेशन, रहेगा याद में। अब आता है एएसटीसी रूल, ठीक है। एएसटीसी कैसे आएगा? एएसटीसी समझिए। हाँ बेटा, अब तक हमारा रे जो है वो रोटेट होके 90 के मल्टीपल से जाके रुक रहा था और उसके हमने वैल्यूज जाने थे। अब भाई साहब ये 90 पे गाड़ी नहीं रुकेगी, ये क्वाड्रेंट में रुकेगी। मतलब ये यहां से निकला और रुका यहाँ अंदर। अब अंदर रुका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉइंट टर्मिनल आर्म पे कहीं पे भी ले लो, उसके साइंस क्या होंगे? मतलब कॉस पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव तो पूरी दुनिया पॉजिटिव। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की ते कसे बघायले, ते बघायले कसे हसायले ते, कारण त्यांना जुने झाले नाही जोक आता। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? अगर आपका एंगल 0 से 90 के बीच में होता है, इफ योर थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 0, तो बराबर टर्मिनल आर्म कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, और बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इससे ऑब्टेन किए जा सकते हैं रेशियो के फॉर्म में। tan मतलब साइन बाय कॉस, कॉट मतलब कॉस बाय साइन, कोसेक मतलब 1 बाय साइन। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव तो बाकी सब पॉजिटिव, इसलिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल रहता है 0 और 90 को छोड़ना है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अगर आपका टर्मिनल आर्म दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है और उसके ऊपर आप कहीं पर भी पॉइंट लेते हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। मतलब कौन पॉजिटिव है बस उसको देखिए, हम सिर्फ देखने वाले उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? दूसरा वाला, मतलब साइन। तो सिर्फ साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव मतलब उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, रहेंगे बाकी सारे नेगेटिव। अब तीसरा, अब ये इनिशियल आर्म था, घूम के यहाँ गए, अब यहाँ पर आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड में कहीं पर भी पॉइंट ले लो, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव कौन होगा फिर? क्योंकि हम पॉजिटिव ढूंढे, साइन और कॉस, साइन बाय कॉस पॉजिटिव होगा, दैट इज tan इज पॉजिटिव। और फिर ये घूम के आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में,
यहाँ पर पहला पॉजिटिव दूसरा, तो कौन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए कि अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कौन से रेशो पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कौन सा रेशो पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कौन सा पॉजिटिव, और फोर्थ में। तो इसके लिए हमने क्या किया, इनके इनिशियल्स उठाए, ए एस टी सी। ए मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस रिप्रेजेंट सेकंड, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड को, ये फोर्थ को, ठीक है। इसलिए येऊ दे रे आतमध्ये तेव्हाच फिरेल ती, येऊ दे तिला, इधर वाले को दबाओ और उधर वाले खोलो। हाँ चलो चलो बसा पटकन। हाँ ए एस टी सी। तो क्या बोलते हैं हम लोग कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, दूसरे के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव, और जब मैं कहता हूँ सिर्फ साइन तो उसमें उसकी परछाई भी आ जाती है, कोसेक, तो उसका रेसिप्रोकल है, होगा ही। फिर तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव मतलब कॉट भी पॉजिटिव, और चौथे में सिर्फ कॉस पॉजिटिव मतलब सेक भी पॉजिटिव। याला म्हटलं गेलं एएसटीसी रूल। अगर इथं इथं भी अगर एस आता ना यहाँ पर भी, तो अपन इसको असं तसं रूल बोल सकते, लेकिन यहाँ एस नहीं आया, तो इसको क्या बोलते, एएसटीसी याद रहता ही है। वैसे ही लोग इसको कुछ भी बोलते कि ऑल सिल्वर टी कप, क्या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और भी है, और क्या एड शुगर, एड शुगर टू कॉफी, क्या जरूरत है, एएसटीसी खुद ही अक्सर आई है, वो भी ध्यान में रहता है। तो उस वाहियात बात को याद रखने की जरूरत नहीं। एएसटीसी रूल का मतलब समझ गए, खाली झोप, हाँ तिकडे मागे झोप झाली है। तो बेटा एएसटीसी रूल आ चुका है। हमने सबसे पहले क्या देखा, मेन चीज कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। पहला कोऑर्डिनेट कॉस, दूसरा कोऑर्डिनेट साइन, ठीक है। उससे हमें क्वाड्रेंटल एंगल के वैल्यूज पता चले, और उससे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस पता चल चुके हैं। अभी साइंस पता चल चुके हैं। अब दिक्कत ये है, अब यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाँ बेटा, ओ बेटा, यहाँ से आगे वाला जो है ना, जो आपको नहीं आता, जिसके वजह से आगे के दो टॉपिक नहीं समझने वाले, तो वो अब स्टार्ट हो रहा है। वैसे ये भी उसके लिए जरूरी था। अच्छा ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग, अब हमारा मतलब जो अब हम ट्रैवल कर रहे हैं, अब हम लोग 90 से बड़े एंगल की बात करेंगे। अगर 90 से बड़ा एंगल है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे निकाला जाए, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर कोई अपने तरीके से रूल, जैसे आलोक सर रूल बताते, 360 वाला बताते, 2 पाई पाई वाला, मैं 90 के मल्टीपल्स में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना वाला रूल बता दूंगा, और अगर सही लगता है तो उसको यूज कीजिए बाद में, या फिर पाई और 2 पाई वाला भी कर सकते हैं, इसमें भी बताया होगा आपको, है ना, फिजिक्स में बताया है ना 90 से बड़े एंगल का। अब वो और अच्छे से समझेगा आपको, इसको लिख लो पहले। हुआ क्या, लिखो फास्ट बेटा, आज लिखना नहीं, आज लिखना है, लिख दिया, अच्छा लिख रहे हो, लिखो। अच्छा यहाँ भी लिखा आपने, इससे पहले का लिखा था, चलो अच्छा, नीट बस रे, नीट बस। नहीं नहीं ये लिखना है आपको, अरे ये लिखना है, नहीं नहीं समझने साठी नहीं, ये लिखने का भी है, ये बाद में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ये ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, यही तो समझेगा आपको, अरे यही समझ में आएगा ना, क्लियर तो लिखा है सारी चीजें। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब आर कॉस थीटा होता है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब आर साइन थीटा होता है, आर का वैल्यू 1 रखा है, सब कुछ तो है वहां पे। शांत पाहिजे रे, हाँ बेटा हो गया, लिख के लिख ले फास्ट, लिख लिया आपने बेटा।
आपने देखो फास्ट चलो, काय तुम्हाला विचारलंच नाही मी. हो म्हणाली बळजबरी. क्या हुआ? हुआ क्या? अच्छा चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. अरे वाह लिखो, हाँ फास्ट लिखो. बोलना करे. ए ओंकार, ए बाबा त्याला कशाला बोलायला तू आता, त्याचा तुला काय संबंध आहे? हा बाबा चलो लिया पटकन. पढ़ा सकता हूँ क्या? देखो बाद में रिकॉर्डिंग भी जाएगी ग्रुप पे, तो आप लिख सकते हो अगर मान लो नहीं हुआ है तो. ए ए बोलना करें. Trigonometric ratios of negative angles. Trigonometric ratios of negative, ये बोलना का बारीक आवाज में बोलना का चिकन होतो. कळत नाही काय बोलायचं काय नाही, त्रास होता आतमध्ये. Trigonometric ratios of negative angles. कसे आहे? Trigonometric ratios of negative angles क्या करेंगे बेटा? अगर आपको कोई पूछता है कि बेटा मुझे sin of -30 का वैल्यू बताओ, तो दिक्कत है. अगर sin 30 पूछता है तो ठीक है, sin of -30 में दिक्कत है, तो वो दिक्कत अभी सॉल्व होगी. कैसे? अभी हमने देखा था, अभी हमने क्या देखा था, ये मेरे पास स्टैंडर्ड एंगल है, एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन है, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ थीटा डिग्री जितना, और सेम डिग्री का रोटेशन में कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको बोलूंगा मैं माइनस थीटा. सेम जैसे इधर 30 हुआ है तो इधर भी 30. अब मैं यहाँ पर का कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ जो नीचे भी जाके जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाला जाएगा और यहाँ से भी परपेंडिकुलर. ठीक है. अब बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है तो इसके क्या रहेंगे, -x, y, सॉरी x, -y, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा कि नहीं होगा. जैसे मान लो इसका अगर 2,3 है तो ये क्या होगा, 2,-3, उस सेंस में बोल रहा हूँ मैं. ठीक है. अब आप मुझे बताइए ये क्या है, ये cos थीटा है, तो मेरे पास क्या है, cos थीटा इज नथिंग बट क्या है मेरे पास, x, और sin थीटा क्या है, इसको बताइए cos ऑफ माइनस थीटा क्या है मेरे पास, cos ऑफ माइनस थीटा क्या है, और sin ऑफ माइनस थीटा क्या है. अब ये जो माइनस है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, y की जगह मैं sin थीटा नहीं लिख सकता, तो y की जगह मैंने sin थीटा लिख दिया, कहां से, यहां से. तो आप देखिए sin ऑफ माइनस थीटा क्या बन गया, और cos थीटा x है, cos ऑफ माइनस थीटा भी x है, तो आप क्या बोल सकते हो, cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा.
तो अगर आपको कोई cos ऑफ -30 निकालने के लिए बोलता है तो इसका वैल्यू cos 30 के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये देखा। लेकिन कोई अगर साइन ऑफ -30 निकालने के लिए बोलता है तो इसको आप -sin30 लिखेंगे और फिर इसका वैल्यू लिखेंगे। आई बात समझ में? और अगर साइन और कॉस पता चल चुका है तो बताइए tan ऑफ -थीटा क्या होगा? -tan थीटा। क्यों? क्योंकि साइन बाय कॉस होता है, साइन का नेगेटिव आता है माइनस साइन, नीचे का कॉस ही आएगा। करके बताऊं? tan ऑफ -थीटा मतलब क्या? साइन ऑफ -थीटा अपॉन कॉस ऑफ -थीटा। ये तो पता ही है ना। ऊपर वाले क्या लिखेंगे? -sin थीटा, नीचे वाले को सिर्फ कॉस थीटा। ये क्या बनेगा? -tan थीटा। तो tan ऑफ -थीटा क्या होगा बेटा? अगर tan ऑफ -थीटा -tan थीटा है तो cot ऑफ -थीटा भी क्या होगा? अगर cos ऑफ -थीटा cos थीटा है तो sec ऑफ -थीटा क्या होगा? sec थीटा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर sin ऑफ -थीटा sin थीटा है तो cosec ऑफ -थीटा क्या होगा? तो जो साइन के साथ घटित होता है वो tan, cot और cosec के साथ घटित होता है। जो cos के साथ घटित होता है वो सिर्फ उसके रेसिप्रोकल के साथ में घटित होता है। मतलब cos ऑफ नेगेटिव एंगल इज नथिंग बट cos ऑफ दैट एंगल। आ रही बात समझ में? लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हेडिंग देना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि 90 से बड़े एंगल का कैसे निकल जाता है कल की क्लास के अंदर। कल मिलते हैं फिर।